भारतीय भूगोल सीरीज के अंतर्गत आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उत्तर भारत के मैदान का विस्तार किन किन प्रदेशों के अंतर्गत है, साथ ही उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ और उत्तर भारत के मैदान का भौगोलिक विभाजन। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण और विस्तार। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तर भारत के मैदान का विस्तार। भारतीय भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर भारत का मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को आज हम विस्तार के साथ में मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसका विस्तार किन किन राज्यों के अंतर्गत है। हिमालय के समानांतर, हिमालय की ही नीचे उत्तर भारत के मैदान का विस्तार है। यह विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों के अंतर्गत विस्तारित है। तो इस उत्तर भारत के मैदान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो एक बड़े भूभाग पर विस्तारित है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग भूगर्भवेत्ताओं का क्या क्या मत है। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जिस समय हिमालय का उत्थान हुआ, तो हिमालय के उत्थान की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में उत्तर भारत का मैदान विस्तारित है, तो एक गहरे गर्त का निर्माण हुआ। तो प्रथम हम देख लेते हैं कि उत्तर भारत में हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। यानी 71 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र जो अफ्रीका यानी गोंडवाना लैंड के साथ में अटैच था, तो ये विखंडित होकर के ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ हुआ। यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिस प्लेट पर भारत स्थित है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र स्थित है, तो ये प्लेट ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ होती है। ये प्रक्रिया 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है और हिमालय जो वर्तमान स्थिति में है, लगभग 10 मिलियन ईयर्स पूर्व की स्थिति में ये वर्तमान स्वरूप में आया। यानी लगभग वर्तमान से 1 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति में हिमालय अपने अस्तित्व में आया, वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत आया। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो बीच का अवसाद था, वो संपीड़ित होकर के हिमालय के रूप में उसका उत्थान हुआ। तो इसी प्रक्रिया के दौरान जिस समय पर ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही थी, तो उसी प्रक्रिया के दौरान जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, तो उसी टाइमिंग में इस क्षेत्र में, यहाँ पर जहां उत्तर भारत का मैदान विस्तारित है, तो यहाँ एक गहरे गर्त का निर्माण हुआ। अब इस मत का जो अनुसरण किया गया या इस मत को जो दिया गया है, वह है एडवर्ड स्वेस नामक भूगर्भवेत्ता के द्वारा ये बताया गया। तो इस गर्त को हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपने अवसाद के निक्षेपण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भर दिया गया और इस अवसाद के निक्षेप प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। एक मत यह है स्वेस का, और दूसरा मत है यहाँ पर सर जी बुरार्ड का। तो एक प्रमुख भूगर्भवेत्ता है सर जी बुरार्ड। तो सर जी बुरार्ड का भी लगभग एडवर्ड स्वेस के ही मत के समान मत है, जिनका मानना है कि हिमालय के उत्थान के समय पर इस क्षेत्र में, यानी शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र में एक गहरे भ्रंश का निर्माण हुआ और यह भ्रंश हिमालय के समानांतर स्थित था। और इसी भ्रंश के निर्माण के दौरान ही जिन भ्रंशों में नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, उन भ्रंश का निर्माण भी इसी समय पर हुआ। यह है सर जी बुरार्ड का मत, जिन्होंने इस क्षेत्र में इस मैदान के निर्माण से पूर्व एक भ्रंश घाटी यहाँ पर उन्होंने अपने शोध के अनुसार बताई और साथ ही नर्मदा और ताप्ती
नदियां जिस भ्रंश में प्रवाहित होती हैं उस भ्रंश को भी बुराड़ के द्वारा बताया गया। एक ही समय पर इनका निर्माण हुआ। तो सर जी बुराड़ के अनुसार इस भ्रंश को हिमालय से निकलने वाली नदियां और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत के इन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप के बाद भर दिया गया, जिससे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। यहां पर एक मत और है जो महत्वपूर्ण है। ब्लेडफोर्ड नामक एक भूगर्भवेत्ता हैं, एक विद्वान हैं, जिन्होंने यहां पर अपना मत दिया। उनके मत के अनुसार जो अरब सागर इस क्षेत्र में है, अरब सागर का इस हिमालय उत्तर भारत के यानी हिमालय के निर्माण के समय पर और उत्तर भारत के मैदान के निर्माण से पूर्व की स्थिति में अरब सागर का विस्तार कश्मीर, ईरान, बलूचिस्तान और जो इंडस वैली है यहां पर इस तक विस्तारित था। यानी हिमाचल इधर पूरा जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, कश्मीर तक का ये विस्तारित क्षेत्र उनके द्वारा बताया गया, साथ ही राजस्थान का क्षेत्र है। तो इस सभी क्षेत्र में अरब सागर का विस्तार था। ये अरब सागर का विस्तार जो यहां तक ये विस्तारित था, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेप के कारण इस क्षेत्र को भर दिया गया और भरने से इस क्षेत्र में ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ। यानी वर्तमान की जो स्वरूप है उस स्वरूप का ये निर्माण हुआ, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेप प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। इसी तरह इस क्षेत्र में ब्लेडफोर्ड का मानना है कि बंगाल की खाड़ी का विस्तार इस पूरे क्षेत्र में यहां पर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश और यहां से इरावदी नदी तक बंगाल की खाड़ी का विस्तार था। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को भर दिया गया और यह वर्तमान स्वरूप में सामने आया। या इस क्षेत्र में उत्तर भारत के इस मैदान का और प्लस यहां पर इस मैदानी क्षेत्र का यह निर्माण हुआ। इस मत के समर्थन में यानी ब्लेडफोर्ड ने अपने इस मत के समर्थन में यहां पर एक बताया कि जैसे राजस्थान के क्षेत्र में और इन क्षेत्रों में इसी कारण से जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें हैं कि वो इसी कारण से हैं कि यहां पर ब्लेडफोर्ड के अनुसार कभी जब उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नहीं हुआ था तो यहां पर सागर था। तो राजस्थान में पाई जाने वाली राजस्थान में स्थित जो खरे पानी की झील है, इसके अलावा इस क्षेत्र में राजस्थान में जो पेट्रोलियम पदार्थों का यहां पर जो उत्खनन किया जा रहा है या पेट्रोलियम पदार्थों की जो उपलब्धता है, जो भंडार यहां पर है, कुछ प्राकृतिक गैसों का जो भंडार है, कि उसका भी एक यही कारण है कि यहां पर किसी समय पर सागर था। दूसरा, इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण, जैसे न्यूमूर द्वीप का निर्माण हुआ, ऐसे ही इस क्षेत्र में जो सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र है इसका भी विस्तार हो रहा है। कि यही करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जो बंगाल की खाड़ी का विस्तार था वो धीरे धीरे अब मैदान के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ब्लेडफोर्ड का ये मत है। कुछ आधुनिक भूगर्भवेत्ताओं का भी मत है यहाँ पर कि जिस समय ये प्रक्रिया यानी प्रायद्वीपीय भारत जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है, जब ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो उसी समय पर जब उससे पूर्व की स्थिति में इस क्षेत्र में टेथिस नामक सागर था। तो जिस समय हिमालय का उत्थान हुआ तो उन भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार हिमालय के उत्थान के समय जो टेथिस नामक सागर था वो एक द्रोणी के रूप में यहां पर स्थित था। यानी एक द्रोणी के रूप में वो यहां शेष रहा। उस द्रोणी को यानी द्रोणी का मतलब घाटी को इस क्षेत्र में जो उत्तर भारत के मैदान का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में टेथिस सागर एक द्रोणी के रूप में अवशेष के रूप में यहां पर अस्तित्व में रहा। इस द्रोणी को, इस अवशेष को हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा भर दिया गया, जो वर्तमान में मैदान के रूप में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ और भूगर्भवेत्ताओं का मत है कि इस क्षेत्र में जिस समय हिमालय का उत्थान हुआ तो इस क्षेत्र में टेथिस नामक सागर सिकुड़ करके एक झील के रूप में यहां पर शेष रहा या उसके अवशेष रहे। तो उसी झील को हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा भर दिया गया। इस प्रकार उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस विशाल मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की,
लेकिन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत है। लेकिन सिंधु की कुछ सहायक नदियां सतलज, व्यास और रावी के द्वारा पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किया गया। साथ ही राजस्थान के मैदान का भी निर्माण किया गया। लेकिन उत्तर भारत का मैदान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है और सर्वाधिक निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है या सर्वाधिक जो निर्माण किया गया वो इस क्षेत्र से निकलने वाली यानी मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा किया गया, जिसमें गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जैसे यमुना, इधर से शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, नीचे के क्षेत्र में सोन नदी और यमुना की सहायक नदियां चंबल, केन, काली सिंध, बेतवा, इन नदियों के द्वारा निक्षेप अवसादों की निक्षेप प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ। असम के क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। तो इस मैदान का विस्तार लगभग 2400, इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई इस क्षेत्र में सर्वाधिक है और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो इस मैदान का जो निर्माण के जो प्रमुख मत हैं उनके विषय में हमने देखा कि किस किस विद्वान के द्वारा कौन कौन से मत दिए गए और कितने मत हैं जो उत्तर भारत के मैदान से संबंधित हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। उत्तर भारत के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन, यानी उत्तर भारत के मैदान को किन किन क्षेत्र भौगोलिक रूप से या क्षेत्रीय रूप से किन किन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इस क्षेत्र में उत्तर भारत के मैदान को यहां पर पंजाब और हरियाणा के मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान नाम से जाना जाता है या इसके क्षेत्रीय विभाजन पंजाब और हरियाणा मैदान के रूप में किया गया। जैसा अभी हमने पढ़ा कि इस पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण सतलज, व्यास और रावी नदियों के द्वारा किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान का मैदान महत्वपूर्ण है, ये भी इसका एक दूसरा विभाजन है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो विभाजन है क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत वो है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये है क्षेत्रीय विभाजन उत्तर भारत के मैदान का, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का या असम का मैदान। अब हम देखेंगे कि इस अलग अलग क्षेत्र में इस मैदान को अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया गया। जैसे गंगा का मैदान जो एक विशाल मैदान है जिसका विस्तार लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। तो गंगा के मैदान को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र में इस मैदान को ऊपरी गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, ध्यान से आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि उत्तर भारत के मैदान से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपका शेष ना रहे। तो उत्तर भारत के मैदान में जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान के जो पश्चिमी क्षेत्र है तो इसको ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मध्य गंगा का मैदान है और मध्य गंगा के मैदान के बाद में ये जो क्षेत्र है ये है निम्न गंगा का मैदान। इस मैदान को 2 नामों से जाना जाता है। इस क्षेत्र में इस मैदान को रोहेलखंड का मैदान कहा जाता है। यहां पर उत्तर प्रदेश के यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस मैदान को रोहेलखंड के मैदान के नाम से जाना जाता है। मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इस मैदान को अवध का मैदान कहा जाता है, यानी रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान। ऊपरी गंगा मैदान को 2 भागों में विभक्त किया गया है, दोनों रोहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा के मैदान ये महत्वपूर्ण मैदान है। इसमें यहां पर पानी की अधिकता है, दलदली क्षेत्र अधिक है। तो इस मध्य गंगा के मैदान में अलग अलग क्षेत्रों में भूमि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसी क्षेत्र में
इस भूमि को पटना के निकटवर्ती क्षेत्र में जो दलदली भूमि है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि दलदली भूमि को किस नाम से जाना जाता है, जब हम इसके विभाजन को अभी और अच्छे से विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर जल्ला भूमि के नाम से जाना जाता है। जल्ला भूमि को चौड़ भूमि भी बोला जाता है, काल भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य गंगा के मैदान को अलग अलग उसके स्वरूप के हिसाब से, स्वरूप के आधार पर जल्ला भूमि या जल्ला भूमि, चौड़ भूमि या काल भूमि में बांटा गया है, या इसका निर्माण इन भूमि के द्वारा हुआ है। इसी मैदान में पानी की अधिकता के कारण गोखरू झीलों की भी यहाँ पर अधिकता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत निम्न में से गोखरू झील किसके अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके विभाजन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर मध्य गंगा के मैदान में गोखरू झील की प्रधानता होती है। और इस क्षेत्र में यह है निम्न गंगा का मैदान। इस निम्न गंगा के मैदान का जो निर्माण किया गया, इधर गंगा के इस क्षेत्र में जो सहायक नदी है उनके द्वारा, साथ ही स्वर्णरेखा और दामोदर नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा ब्रह्मपुत्र मैदान या असम के मैदान का निर्माण किया गया है। तो यह है उत्तर भारत के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन। पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, साथ ही गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के 3 विभाजन है और इसके साथ में ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। अब हम देखेंगे विशाल उत्तर भारत के विशाल मैदान का भू आकृतिक विभाजन, यानी भूमि के आधार पर कंकड़ पत्थर और रेत या बालू या मिट्टी, चिकनी मिट्टी के आधार पर इसको अलग अलग किन किन भागों में विभक्त किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो जैसे ही उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जब ये नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश करती हैं, तो इन तीर ढालों से जब ये नदियां गुजर करके या हिमालय के तीर ढालों से होते हुए जब यहाँ पर पहुंचती हैं और हिमालय से भारी अवसाद को अपने साथ लेकर के आती हैं, तो वो अवसाद के अंतर्गत जो भारी पत्थर कंकड़ होते हैं, तो वो जैसे ही शिवालिक से नीचे की ओर ये नदियां उतरती हैं, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो भारी कंकड़ पत्थर इस क्षेत्र में यहाँ पर इनका निक्षेप हो जाता है। ये पत्थर यहाँ रुक जाते हैं, भारी मोटे कंकड़ पत्थर, कारण कि इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर पानी का जो प्रवाह है उसकी गति कम हो जाती है। गति कम होने से और फैलाव बढ़ने से जो भारी पत्थर या जो अवसाद होते हैं वो इस क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, और इस भारी कंकड़ पत्थर से युक्त जो क्षेत्र है, भू आकृति है, तो उसको बोला जाता है भाबर का क्षेत्र। यानी शिवालिक के दक्षिण के क्षेत्र में लगभग 8 से 16 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये भाबर का क्षेत्र कहलाता है। ये भाबर के क्षेत्र का निर्माण मोटे कंकड़ पत्थरों के द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के बाद में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की एक जो क्षेत्र विस्तारित है, उस क्षेत्र को बोला जाता है तराई प्रदेश। अब ये तराई प्रदेश में जो मोटे कंकड़ पत्थर हैं वो यहां रुक जाते हैं। महीन कंकड़ पत्थर या बालू और चिकनी मिट्टी जो अवसाद के रूप में नदियों के जल के द्वारा बहा करके लाई जाती हैं, तो वो इस क्षेत्र में यहां पर जमा हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे ही नदियां प्रवेश करती हैं, तो नदियों के जल का प्रवाह फैल जाता है, और नदियों के जल के प्रवाह के फैलने से इस क्षेत्र में दलदल का निर्माण होता है। तो इसी क्षेत्र को तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें पानी की अधिकता है, और ये क्षेत्र कृषि के लिए भी उपजाऊ होता है। यहाँ पर पानी की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में घने सघन वन पाए जाते हैं, और इसी क्षेत्र में जैसे दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र के अंतर्गत, और असम में काजीरंगा और मानस जो नेशनल पार्क हैं वो भी इसी तराई क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यानी तराई क्षेत्र में पानी की अधिकता और ये भूमि उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र में वनों की अधिकता होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वन्यजीव भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय पर इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाली वनस्पति थी उसको काटने के बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा इस भूमि का कृषि कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। यानी कृषि भूमि में इस क्षेत्र को, अधिकांश क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है।
तो ये तराई प्रदेश भाबर के जस्ट नीचे आएगा, तराई प्रदेश। अब हम नदियों के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं। तो नदियों के निकटवर्ती वह क्षेत्र जो नदियों के प्रवाह से या नदियों के बेसिन से दूर स्थित होता है, तो वो क्षेत्र कहलाता है बांगर का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाएगा, जहां पर जिस समय वर्षा ऋतु में नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो बढ़ने पर नदी का पानी इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता, तो इन क्षेत्रों को बोला जाता है बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र में भी कृषि की जाती है। और अभी जो क्षेत्रीय हमने विभाजन पढ़ा, तो क्षेत्रीय विभाजन में जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है, पंजाब हरियाणा के मैदान का अधिकांश भाग जो निर्मित हुआ है वो इसी मिट्टी के द्वारा निर्मित हुआ है, वो आकृति के द्वारा निर्मित हुआ है बांगर। तो पंजाब हरियाणा में बांगर के अंतर्गत सर्वाधिक निर्माण किया गया, या उस भू आकृति में सर्वाधिक जो मात्रा है वो बांगर भूमि की है। इस बांगर भूमि में एक पॉइंट यहां महत्वपूर्ण रहता है, कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर सिंचाई नहीं की जाती है और जो एक टीले के रूप में है या जो ऊंचे क्षेत्र हैं, और अपर्दन के कारण उन क्षेत्रों से जो चिकनी मिट्टी या महीन बालू थी या महीन जो मिट्टी के कण थे वो अपर्दन के कारण निकल जाते हैं और मोटे कंकड़ पत्थर इस क्षेत्र में कहीं पर बचते हैं। तो वो ऐसे क्षेत्र को, यानी बांगर के ऐसे क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों में मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको भूड़ के नाम से जाना जाता है, भूड़ के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जिन क्षेत्र इस बांगर भूमि का जहां पर अधिक सिंचाई की गई या कृषि कार्यों में अधिक प्रयोग किया गया, सिंचाई अधिक की गई और साथ ही अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, तो अधिक रासायनिक खाद के प्रयोग करने से और सिंचाई अधिक करने की वजह से इस क्षेत्र में नमक की एक सफेद परत जम गई है कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत। अब इस क्षेत्र को जहां पर नमक की कुछ सफेद परत के रूप में जो जमाव हुआ है, ऐसे क्षेत्र को रही या कल्लर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बांगर का वह क्षेत्र जहां पर सिंचाई अधिक की गई और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग किया गया, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां नमक की परत का जमाव हुआ है, ऐसे क्षेत्रों को रेहे या कल्लर के नाम से जाना जाता है। यानी ये एक अनुपजाऊ भूमि हो जाती है, कल्लर इसीलिए इसको बोला जाता है। अगर रासायनिक खाद का यहाँ पर प्रयोग ना किया जाए तो यहाँ पर उत्पादन नाम मात्र होता है, उत्पादन में बहुत कमी आती है। तो ये बांगर का क्षेत्र है। बांगर के क्षेत्र के बाद में नदियों के तलहटी पर यानी नदियों के तट पर वह भूमि जहां वर्षा ऋतु में नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है तो पानी वहां पर पहुंच जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है खादर क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष नदी का पानी पहुंचता है। ये खादर क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में इस भूमि का कटाव होता है और कुछ क्षेत्रों में जाकर के जहां पानी का प्रवाह की जो गति है वो कम हो जाती है, तो वहां पर इसका निक्षेप होता है। निक्षेप होने से नए खादर भूमि का निर्माण होता है और ये खादर भूमि में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और इसी ह्यूमस की मात्रा की अधिकता के कारण और साथ ही चूने की भी अधिकता होती है इन क्षेत्रों में, तो ये भूमि अधिक उपजाऊ होती है, कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। खादर क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब के क्षेत्र में अधिकांश जो पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण बांगर भूमि से हुआ है, लेकिन जहां पर नदियां हैं तो नदियों के पैरेलल, नदियों के समानांतर एक बारीक पट्टी के रूप में खादर भूमि है, तो उस खादर भूमि को पंजाब के क्षेत्र में बेट के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खादर भूमि को किस क्षेत्र में बेट के नाम से जाना जाता है, तो ये मोस्ट पॉइंट है। और कुछ क्षेत्रों में इसी खादर भूमि को, जैसे पटना के निकटवर्ती क्षेत्र जो हमने अभी पढ़ा, जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा के मैदान में ये दलदल और यहाँ दलदल अधिक होती है, पानी का फैलाव अधिक होता है। जैसे प्रतिवर्ष हम सुनते हैं और आप लोगों ने भी इस चीज को देखा और सुना होगा कि प्रतिवर्ष बिहार के क्षेत्र में भारी बाढ़ आती है, कोसी नदी के द्वारा और अन्य नदियों के द्वारा पूरे क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो उसी कारण से इस क्षेत्र में खादर भूमि
का निर्माण होता है। तो इसी खादर भूमि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पटना के निकटवर्ती क्षेत्र में जल्ला भूमि के नाम से जाना जाता है, जल्ला। और इसी क्षेत्र में मध्य गंगा के मैदान में चौड़ भूमि कहते हैं, इसको ताल भूमि कहते हैं। और जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है, यानी मध्य गंगा के मैदान का वह क्षेत्र जहां पानी भरा रहता है और दलदल अधिक होती है, तो उस भूमि को बील भूमि के नाम से भी जाना जाता है, बील भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, खादर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। पंजाब के क्षेत्र में खादर को बेट कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस भूमि को खादर के नाम से जाना जाता है, और इधर बिहार के क्षेत्र में जल्ला और ताल भूमि, चौड़ भूमि, बील भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में यानी खादर के उन क्षेत्रों में जो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत है, वहां पर गोखरू झील की भी अधिकता होती है, उपलब्धता होती है। तो ये है भू आकृतिक विभाजन उत्तर भारत के मैदान का, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाबर और तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में एक पॉइंट और महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है, पानी की अधिकता होती है, इस कारण से यहाँ पर मच्छर और मक्खी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि निम्न में से किस क्षेत्र में, उत्तर भारत के मैदान के किस क्षेत्र में मलेरिया के प्रकोप की संभावना अधिक होती है या मलेरिया का प्रकोप पाया जाता है, तो वो है तराई प्रदेश के अंतर्गत। तो ये उत्तर भारत के मैदान का भू आकृतिक विभाजन। हम उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत देखेंगे कि दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोला जाता है। और दोआब कृषि के लिए या कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र होता है, यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में यहां पर दोआब क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सिंध सागर दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है, ऐसे ही बिष्ट दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है। तो आप देखेंगे मानचित्र के माध्यम से नदियों की स्थिति को भी समझिएगा। जैसे हम इसके बाद में नदियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद में यहाँ पर जो ये झेलम नदी है, चिनाब की सहायक नदी झेलम नदी, झेलम के बाद में यहाँ पर ये झेलम नदी के बाद में फिर चिनाब नदी, चिनाब नदी के बाद में इधर रावी नदी, रावी के बाद यहाँ सतलज नदी और सतलज नदी की सहायक व्यास नदी, यानी सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम नदी, फिर चिनाब नदी और चिनाब के बाद यहाँ रावी नदी, रावी के बाद में सतलज और इधर के क्षेत्र में सतलज के सहायक व्यास नदी। तो इनके बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी चेनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो चच दोआब के नाम से जाना जाता है, चच दोआब। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। और यहां रावी और सतलज नदी के बीच का जो दोआब है वो बारी दोआब कहलाता है। सतलज और व्यास नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो बिष्ट दोआब कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इधर से सिंध सागर दोआब, चच दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिष्ट दोआब, और ये गंगा यमुना का दोआब। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी भौगोलिक स्थिति को आप ध्यान रखिएगा। आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा दोआब स्थित है। तो इन दोआब की स्थिति में आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको अच्छे से एक बार समझते हुए, इनकी भौगोलिक स्थिति को समझते हुए आप क्लियर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि उत्तर भारत के मैदान से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। आज के इस सेशन में हमने पढ़ा उत्तर भारत के मैदान का विस्तार, जो विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार, बिहार के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल, आसाम आदि राज्यों में विस्तारित है। इस मैदान का निर्माण अलग अलग भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार निर्माण का कारण अलग अलग है। कुछ भूगर्भवेत्ताओं का मानना है कि हिमालय के उत्थान के समय इस क्षेत्र में गर्त का निर्माण हुआ या भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिस भ्रंश घाटी या गर्त को हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निक्षेप प्रक्रिया के माध्यम से भर दिया गया और मैदान का निर्माण हुआ। इसी तरह कुछ विद्वानों का या कुछ भूगर्भवेत्ताओं का मानना है कि जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ
तो हिमालय के निर्माण के दौरान इस क्षेत्र में हिमालय से पूर्ववर्ती जो टेथी सागर यहाँ पर स्थित था, उस टेथी सागर के भ्रंश, उस टेथी सागर के द्रोणी में परिवर्तित होने यानी घाटी में परिवर्तित होने या फिर एक झील के रूप में परिवर्तित होने के बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों ने उस क्षेत्र को भर दिया और मैदान का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा हिमालय के मैदान का जो क्षेत्रीय विभाजन है। क्षेत्रीय विभाजन में पंजाब और हरियाणा का मैदान, साथ में राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान के साथ साथ में असम या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का या ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। इसके बाद हमने देखा भू आकृतिक विभाजन। भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत है भाबर का क्षेत्र, भाबर के बाद तराई का क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर का क्षेत्र। बांगर क्षेत्र को पंजाब में अलग नाम से जाना जाता है और पंजाब में स्थित मैदान का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से बांगर भूमि से हुआ है, और साथ ही खादर क्षेत्र की भूमि को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है उसके विषय में हमने पढ़ा। और इसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग नदियों के बीच के स्थित दोआब को किन किन नामों से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में जो भी टॉपिक हमने पढ़ा वो आपका पूर्ण रूप से क्लियर होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से वीडियो को बार बार देख करके बिल्कुल क्लियर कीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझ करके, मानचित्र को समझ करके किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।